Good morning, children. Welcome back to Shortcut. We are continuing chapter number 3, Nationalism in India. तो ऑलरेडी हम पिछले दो वीडियोस आप इस पे मेरे पा चुके हैं और हम लोग काफ़ी हद तक इस चैप्टर को कर चुके हैं। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं आगे इसी चैप्टर को और आज का हमारा टॉपिक जो है वो रहेगा राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। लीडर्स लाइक दादा भाई नवरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, Gopal Krishna Gokhale, Firuz Mehta believed in acquiring political rights through constitutional measures. They were known as the moderates since they had adopted a moderate attitude as per the trend of the time. अब यहाँ पर जो लीडर्स के नाम आप यहाँ देख रहे हैं ये वो लीडर्स हैं जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स यानी कि एकदम बातचीत के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल वे में यानी कि एक सीधे तरीके से अपनी जो मांगे हैं वो मनवाना चाहते थे, अपनी जो राइट्स हैं वो लेना चाहते थे और इनको कहा जाता था मॉडरेट्स। मॉडरेट्स क्यों कहा जाता था? क्योंकि इनका तरीका जो होता था, इनका एटीट्यूड जो था दैट वाज मॉडरेट एटीट्यूड, यानी कि ये शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहते थे सब कुछ। The moderates prepared strong ground for national awakening by uniting the educated middle class. अब जो moderates थे ये वो लोग थे जिन्होंने एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड तैयार किया, यानी कि जब लोगों को ये चीज़ का एहसास हो गया कि हम सब लोग एक हैं और हमें आज़ादी शांतिपूर्ण तरीके से भी मिल सकती है, हम अगर अंग्रेज़ों को यहाँ से चाहें तो धीरे धीरे यहाँ से उनको रवाना कर सकते हैं, अपनी राइट्स को मांग सकते हैं। तो इस प्रकार की जो सोच थी मॉडरेट्स की, ये इन्हीं की सोच के द्वारा जो भारतीय यूथ था, यंगस्टर्स जो थे, उन सबको यूनाइट किया गया और खासकर एजुकेटेड मिडिल क्लास को, क्योंकि एजुकेटेड भी नहीं थे लोग ज़्यादा, तो कुछ इंग्लिश यूनिवर्सिटीज़ खोली गई जिसके माध्यम से पढ़ाई लिखाई करके हमने विदेशी लिटरेचर पढ़ा और देखा कि दूसरे देशों में किस प्रकार से आज़ादी पाई गई। तो हमने ये चीज़ को समझा कि जब दूसरे देशों में एक होकर आज़ादी लड़ी जा सकती है, आज़ादी की लड़ाई, तो भारत में क्यों नहीं। तो इस तरीके से हम सब लोग एक हुए। सो मॉडरेट्स की बात करें तो दे सोड द सीड्स ऑफ सेल्फ रूल, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी, फ्रीडम इन द माइंड्स ऑफ इंडियन। तो इंडियन लोगों, भारतीय लोगों के माइंड्स के अंदर अगर हम बात करें मॉडरेट्स की, तो इन लोगों ने ही, यही वो लोग थे जिन्होंने सेल्फ रूल, कि हम खुद रूल कर सकते हैं हमारे देश के ऊपर, ये बात इन्होंने ही बोई। यानी कि मॉडरेट्स के कारण ही ये बात भी हमारे लोगों के समझ में आई कि हम लोग सेल्फ रूल कर सकते हैं, हम इक्वालिटी से रह सकते हैं एंड डेमोक्रेटिक वे में हम लोग अपने देश को चला सकते हैं। और इस तरीके से भारतीय लोगों के माइंड के अंदर फ्रीडम की इन्होंने जो बीज था फ्रीडम का वो बोया। द आउटकम ऑफ देयर वर्क फ्रॉम द ग्रुप ऑफ इंडियन यूथ हु वर एंथुसियास्टिक, अवेकन एंड कॉन्फिडेंट। अब हुआ यूं कि ये मॉडरेट वो थे जो शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ करना चाहते थे बातचीत के द्वारा, और इन्हीं के कारण हमें इस चीज़ का एहसास हुआ कि भारत के अंदर, यानी कि हमारे मुल्क के ऊपर दूसरे लोग रूल करें तो क्यों करें, जब हम अपने रूल से उसको चला सकते हैं, जब हम अपने तरीके से इसको चला सकते हैं। इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, सब चीज़ों की डिमांड जो थी हमारे मन में हो चुकी थी शुरू। अब इसके द्वारा कुछ ऐसे यंगस्टर्स भी पैदा हुए जो कि बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास्ट थे और बहुत ही ज़्यादा वो अवेकेंड और कॉन्फिडेंट थे। यंगस्टर्स की बात की जा रही है। In contrast to the moderate ideology, there was a group of three leaders: Lala Lajpat Rai from Punjab, he is known as Lal; Bal Gangadhar Tilak from Maharashtra, he is known as Bal; and Bipin Chandra Pal from Bengal. तो ये लाल, बाल और पाल, ये ट्रायो थी, ये तीन वो लोग थे जिनकी आइडियोलॉजी, जिनकी जो सोच थी बिल्कुल अलग थी। These leaders wanted to acquire the self rule not as a favor but their right. अब इन लोगों की सोच ये थी कि अंग्रेजों से हम भीख क्यों मांगे, हम अंग्रेजों से बातचीत के द्वारा, यानी कि हम उनसे मांगे क्यों, ये तो हमारा अधिकार है। तो ये लाल, बाल और पाल, इनको ट्राई, इनको तिकड़ी कहा जाता है। तो ये वो लोग थे जो कहते थे कि हमारा अधिकार है। सो दे फॉलोड द पॉलिसी ऑफ एग्रेशन एंड रिवोल्यूशन, हेंस दे वर कॉल्ड द एक्सट्रीमिस्ट। ये वो लोग थे जो एग्रेशन के द्वारा, रेवोल्यूशन के द्वारा, यानी कि हथियारबंद तरीके से, कि हमारा अधिकार है, अधिकार हम किसी भी तरीके से ले लेंगे, तो इन लोगों को कहा जाता है एक्सट्रीमिस्ट। अब एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स के अंदर फर्क आपको समझ आ गया होगा। मॉडरेट्स वो होते हैं जो शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के द्वारा, भूख हड़ताल, स्ट्राइक्स के द्वारा अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं, और एक्सट्रीमिस्ट वो थे जो मार कर सबको यहाँ से भगाना चाहते थे कि हमारा मुल्क है, हमारे घर में तुम कैसे रह सकते हो हमारे मुल्क में आकर, और आज़ादी, इक्वालिटी, फ्रीडम, ये मेरा अधिकार है और इसको हम किसी भी कीमत पर लेकर रहेंगे। तो ऐसा मानने वालों को कहा जाता है एक्सट्रीमिस्ट। अब ऐसे ही कुछ एक्सट्रीमिस्ट नेताओं के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें पहला नाम आता है लोकमान्य तिलक। बाल गंगाधर तिलक, जिनको
पॉपुलरली हम लोग लोकमान्य तिलक के नाम से जानते हैं। ये एक बहुत ही सक्षम एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे और इन्होंने एक स्लोगन दिया था हमें, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट एट एनी कॉस्ट। इन्होंने ये नारा दिया था हमें कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं किसी भी कीमत पर स्वराज लेकर रहूंगा। तो ऑब्वियसली ये नारा कहीं भी गलत नहीं था। ही स्टार्टेड द सेलिब्रेशन ऑफ गणेश चतुर्थी एंड शिवाजी जयंती। इन्होंने गणेश चतुर्थी को मनाना शुरू किया, शिवाजी जयंती को मनाना शुरू किया और इसके अलावा इन्होंने 2 न्यूज़पेपर शुरू किए, जिनमें से एक का नाम था केसरी और जो कि मराठी में आता था, और दूसरा न्यूज़पेपर था मराठा जो कि इंग्लिश में छपता था। Its impact was noteworthy. He played an important role in the Home Rule movement in 1916. और इन दोनों न्यूज़पेपर के अंदर ये जो अपने विचार थे वो प्रकाशित करते थे और इन न्यूज़पेपर्स का यंगस्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा और इन्होंने होम रूल मूवमेंट के अंदर भी 1916 में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। इनकी तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं, ये है हमारे लोकमान्य तिलक। अगले जो नेता है हमारे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जिनको बड़े ही पॉपुलर तरीके से हम पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं या फिर शेर पंजाब के नाम से हम इनको जानते हैं। ही इज़ नोन एज शेर पंजाब एंड पंजाब केसरी, लाला लाजपत राय। इनको लाठीचार्ज, जब ये विरोध कर रहे थे ऐसा ही यानी प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस समय इनके ऊपर लाठियां चलाई गई अंग्रेज सरकार के द्वारा, अंग्रेज पुलिस के द्वारा, जब ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। साइमन कमीशन जब भारत आया था तो उसको विरोध किया गया था पूरे भारत के अंदर। तो उनके विरोध के दौरान ही जो अंग्रेज सरकार थी उन्होंने विरोध को दबाने के लिए लाठीचार्ज किया और उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए और उनकी मृत्यु हो गई। अब इसी दौरान इन्होंने कहा कि द गवर्नमेंट विच अटैक्स इट्स ओन इनोसेंट सब्जेक्ट्स हैज नो क्लेम टू बी कॉल्ड सिविलाइज्ड गवर्नमेंट। बेयर इन माइंड सच ए गवर्नमेंट कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। आई डिक्लेयर दैट द ब्लो स्ट्रक एट मी विल बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने कहा कि जो सरकार अपने सब्जेक्ट्स यानी कि अपनी प्रजा के ऊपर जुल्म करती है वो सरकार सिविलाइज्ड, एक सभ्य सरकार कहलाने लायक नहीं है। और मेरी बात याद रखिए कि ऐसी सरकार लंबे समय तक चल नहीं सकती है। और जो मेरे ऊपर हमला किया गया ये ब्रिटिश कॉफिन के अंदर, ब्रिटिश सरकार के कॉफिन के अंदर अंतिम ब्लो होगी, यानी कि ब्रिटिश सरकार जो है वो अपने कफन के अंदर, अपने कॉफिन के अंदर अंतिम कील ठोक रही है, यानी कि अब सरकार जो है, अंग्रेज रूल जो है वो ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है, ऐसा कहना था इनका। तीसरे जो नेता हैं वो है बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल जो थे वो लाल बाल और पाल में से एक थे, ट्रायो में से, और वो ब्रह्म समाज के कांटेक्ट में आए। इनका जो कांटेक्ट था किसके साथ था? ब्रह्म समाज के साथ था। और इन्होंने एक वीकली, एक हफ्ते में एक बार आने वाला न्यूज़पेपर जो होता है उसको वीकली कहा जाता है। इन्होंने वीकली जिसका नाम था न्यू इंडिया वो शुरू किया एंड न्यूज़पेपर वंदे मातरम, और एक न्यूज़पेपर वंदे मातरम भी इन्होंने शुरू किया। The British government accused him of provoking the youngsters in violent activities. He was in favor of acquiring Swaraj through revolution. और अंग्रेज सरकार ने इनके ऊपर आरोप लगाया कि ये यंगस्टर्स को प्रोवोक कर रहे हैं, यानी कि जो यंगस्टर्स हैं, जो जवान लड़के हैं जो मुल्क के, हमारे देश के, उन लोगों को वायलेंट एक्टिविटीज़ के लिए प्रोवोक कर रहे हैं, यानी कि उनको उकसा रहे हैं हथियार उठाने के लिए। और बिपिन चंद्र पाल ये वो व्यक्ति थे जिनका मानना था कि हम रेवोल्यूशन के द्वारा ही आज़ादी पा सकते हैं, बातचीत के द्वारा नहीं। तो इस प्रकार ये तीनों जो तिकड़ी थी, लाल बाल और पाल, इनके बारे में हमने देखा कि किस प्रकार से इनका जो एटीट्यूड था अंग्रेज सरकार के खिलाफ वो बहुत ही ज़्यादा सख्त तेवर थे इनके। अब हम पढ़ेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में। द ब्रिटिशर्स हैड अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। नेशनलिज्म वाज ग्रोइंग एट अ क्विक पेस इन इंडिया एंड द ब्रिटिशर्स फाउंड इट नेसेसरी टू ब्रेक द नेशनल यूनिटी। दे कुड सक्सेसफुली कन्विंस अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम लीडर्स इनटू फॉर्मिंग द मुस्लिम लीग. It was formed in Dhaka in 1906. The religious head of Muslims, Aga Khan, Nawab of Dhaka, Salimullah Khan, Viceroy Minto, and his private secretary Dunlop Smith played a vital role in the establishment of the Muslim League. अब हुआ यूँ कि भारत के अंदर, भारतीय लोगों के अंदर नेशनलिज्म बहुत ही तेज़ी से जाग रहा था, यानी कि हर एक व्यक्ति इस बात को समझ रहा था कि भारत मेरा मुल्क है और अंग्रेज़ यहाँ पर कब्जा करके बैठे हैं और अंग्रेज़ों को हम किसी भी कीमत पर यहाँ से भगाएंगे, ऐसा सबके मन में ये चीज़ होगी। नेशनलिज्म बहुत जल्दी बढ़ रहा था। ऐसे में अंग्रेज सरकार के बहुत ज़रूरी था कि इस नेशनलिज्म की भावना को किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुँचाया जाए, धक्का पहुँचाया जाए, और इसका सबसे आसान तरीका था डिवाइड एंड रूल, जो कि अंग्रेज़ों की शुरू से पॉलिसी रही है कि डिवाइड करो, रूल करो, बांटो और राज करो। तो ऐसे में अंग्रेज़ों ने मुस्लिम ग्रुप के कुछ लोगों को कन्विंस कर लिया और उनको अपने साथ मिलाकर एक नई पार्टी बनाई जिसको नाम दिया गया मुस्लिम लीग। और इसके अंदर जो लोग शामिल थे वो थे आगा खान, जो कि मुस्लिम लोगों के रिलीजियस हेड थे,
फिर ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान, वायसरॉय मिंटो और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी जो थे डनलप स्मिथ, ये सब लोग इनके अंदर शामिल थे। इन लोगों ने मिलकर मुस्लिम लीग बनाया। तो मुस्लिम लीग का बनाने का कारण क्या था? हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ना। आगे हम देखते हैं होम रूल मूवमेंट के बारे में। Between 1916 and 1918, when the World War I was closing, prominent Indians like Joseph Baptista, Muhammad Ali Jinnah, Bal Gangadhar Tilak, G.S. Khaparade, Sir S. Subramania Iyer, and the leader of Theosophical Society, Annie Besant, decided to organize a national alliance of leagues across India specifically to demand home rule or self government. अब इन लोगों ने मिलकर डिसाइड किया, जो ये लीडर्स थे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, जिनका नाम आप यहाँ देख रहे हैं, जो कि यहाँ से शुरू हो रहा है, ये जो लीडर्स थे, इन लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम लोग अंग्रेज सरकार से वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये मांग रखेंगे कि हमें होम रूल या फिर सेल्फ गवर्नमेंट दी जाए। भले भारत के अंदर रूल भले ब्रिटिशर्स का, भले ब्रिटिशर्स रूल करें, लेकिन देश को चलाने का जो काम है वो हमको दिया जाए, यानी कि हम लोकल लोग जो हैं वो देश को चलाएंगे। ड्यूरिंग दिस टाइम Tilak was conferred with the title Lokmanya. Annie Besant wrote various articles in the weekly. उस समय जो हमारे तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, उनको लोकमान्य की उपाधि से सम्मानित किया गया, लोग उनको लोकमान्य का टाइटल उनको दिया गया। और एनी बेसेंट जो थे उन्होंने बहुत सारी ऐसी कविताएं भी, आर्टिकल्स लिखे थे। उनकी जो वीकली थी, एक जो वीकली न्यूज़पेपर हम कह सकते हैं, या फिर वीकली जो मैगजीन्स छपती हैं, उनके अंदर नाम था उसका द कॉमनवेल्थ। एंड इन द डेली न्यू इंडिया एनी बेसेंट अपील टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू शेयर administrative powers and grant a home rule to India at the earliest. Indian National Congress and the Muslim League supported the home rule movement. तो एनी बेसेंट ने डिमांड की कि भारतीय लोगों को होम रूल या फिर हम कह सकते हैं कि पावर दी जाए कि वो अपने देश की एडमिनिस्ट्रेशन को खुद चलाएं, क्योंकि भारत के अंदर रहकर भारतीय लोग ही सरकार नहीं चलाएंगे और विदेशी कोई चलाएगा, ये बात कहीं भी जायज़ नहीं है। तो एनी बेसेंट ने भी ये डिमांड की कि भारतीय लोगों को हक दिया जाए कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दी जाएं कि वो अपने देश को चलाएं। तो उन्होंने डिमांड की कि होम रूल जो है वो जल्द से जल्द इनकी इस मांग को पूरा किया जाए। अब उनकी ये जो डिमांड थी, एनी बेसेंट के द्वारा जो डिमांड रखी गई थी, इसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने भी सपोर्ट किया। एनी बेसेंट वॉज केप्ट इन हाउस अरेस्ट एट उत्तकमंडलम, that is Ooty, by the British government. Demonstrations and protests were launched at various places in India and finally the British government had to set her free. अब एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया जो मूवमेंट था, होम रूल मूवमेंट, इसके विरोध में सरकार ने उनको उनके घर के अंदर, यानी कि ऊटी में जहाँ ही रहती थी वहाँ पर इनको हाउस अरेस्ट कर दिया, इनको घर में ही नज़रबंद कर दिया। अब इनकी नज़रबंदी, इनके अरेस्ट के विरोध में पूरे देश के अंदर जगह जगह पर विरोध होने लगे, प्रोटेस्ट होने लगी और अंत में ब्रिटिश सरकार को इनको रिहा करना पड़ा और ब्रिटिश सरकार ने इनको आज़ाद कर दिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे लखनऊ पैक्ट के बारे में। Lucknow Pact refers to an agreement between the Indian National Congress and the Muslim League at the joint session of both the parties held in Lucknow in the year 1916. Muhammad Ali Jinnah, then a member of the Congress as well as the League, made both the parties reach an agreement to pressurize the British government to adopt a more liberal approach towards India and give Indians more authority to run their country. अब लखनऊ पैक्ट जो है उसका मतलब क्या है? लखनऊ पैक्ट का मतलब है एक ऐसा एग्रीमेंट, एक ऐसा समझौता जो कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थी, ये दोनों पार्टीज, एक इनके बीच में मीटिंग हुई जो कि 1916 में लखनऊ में हुई थी। और इस मीटिंग के अंदर जो नेता थे जिनका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि मुस्लिम लीग के भी मेंबर थे और कांग्रेस के भी मेंबर थे, इन्होंने दोनों पार्टीज को एक एग्रीमेंट इन दोनों के बीच में करवाया, जिस एग्रीमेंट के अंतर्गत कि हम ब्रिटिश सरकार को प्रेशराइज करेंगे, उनके ऊपर दबाव बनाएंगे कि वो भारतीय लोगों को थोड़ी और आज़ादी दे, यानी कि भारतीय लोगों के प्रति उनकी जो अप्रोच है, वो जो जिस प्रकार से भारतीय लोगों को देखते हैं, यानी कि भारत में जो उनका जो काम करने का तरीका है, वो सिर्फ और सिर्फ वो अंग्रेज सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए काम कर रही है और भारतीय लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। तो थोड़ा जो है उनका नज़रिया भारतीय लोगों के प्रति लिबरल हो, थोड़ा सा अच्छा रवैया अपनाएं वो भारतीय लोगों के साथ, और भारतीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अथॉरिटी दी जाए ताकि वो अपने देश को खुद चला सकें। इसी को लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। The Lucknow Pact also established cordial relation between the two prominent groups of Indian National Congress, the moderates and the extremists. और लखनऊ पैक्ट के अंदर ही हमारे जो दो ग्रुप थे नेशनल लीडर्स के, जिसमें एक तरफ आते हैं मॉडरेट्स जो कि शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करके अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं, और दूसरे थे एक्सट्रीमिस्ट जो कि
मार मार कर उनसे हमारा हक अधिकार लेना चाहते थे। इन दोनों के बीच में भी एक अच्छा रिलेशन क्रिएट हुआ लखनऊ पैक्ट के दौरान। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आगे एक और ऐसे हीरो के बारे में जिनको हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं, और वो थे सुभाष चंद्र बोस और इनकी आज़ाद हिंद फौज। बोस जो थे, इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा के अंदर। इनकी माँ का नाम था प्रभावती, और फादर, इनके पिता का नाम था जानकीनाथ बोस। वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे बचपन में ही, और ये आईसीएस की परीक्षा के अंदर इनका चौथा स्थान आया था। यानी कि आईसीएस का एग्ज़ाम जो होता है उसमें इन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया था, जो कि 1920 की बात है। और ये कहाँ हुआ था एग्ज़ाम? लंदन में। और इसके बाद इन्होंने भारत आकर इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की और हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन किया। इनको लगभग 11 बार अरेस्ट किया गया था, इनको पुलिस ने 11 बार पकड़ा था। ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ हरिपुरा सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1938। इनको हरिपुरा सेशन जब हुआ था कांग्रेस का, उसमें 1938 में इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था उस सेशन का। और सेकेंड टाइम त्रिपुरा सेशन में, जो कि 1939 में हुआ था, तब भी इनको उसका प्रेसिडेंट बनाया गया था। लेकिन जल्द ही आपस में जो इनकी जो कांग्रेस और इनके बीच में थोड़े मतभेद पैदा हो गए। इनका ओपिनियन, यानी कि ये अलग तरीके से सोच रखते थे और कांग्रेस जो थी वो अलग तरीके से सोच रखती थी। इस कारण से इन्होंने अपने प्रेसिडेंट की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया और ये कांग्रेस से अलग हो गए। और मई 1939 की बात है, सुभाष चंद्र बोस जो थे, उन्होंने एक नई पार्टी बनाई जिसको नाम दिया गया फॉरवर्ड ब्लॉक। और जब विश्व युद्ध 2 शुरू हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, उस समय फॉरवर्ड ब्लॉक जो थी, उन्होंने एंटी वॉर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। यानी कि हुआ यूँ था कि वर्ल्ड वॉर 1 के समय भारत ने अंग्रेज़ों की हेल्प की थी। यानी कि हमारी आर्मी जो थी, इंडियन आर्मी थी, यानी कि इंडियन लोग जो थे वो अंग्रेज़ों की तरफ से लड़े थे। हमें ये लालच था कि वर्ल्ड वॉर 1 में अगर अंग्रेज़ जीत जाते हैं तो इनाम के रूप में हमने जैसे इनकी मदद की है तो ये हमें आज़ादी दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब विश्व युद्ध 2 शुरू हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तो फिर से वही काम शुरू हो गया कि अंग्रेज़ों ने फिर से हमसे सपोर्ट मांगी कि आप हमारी तरफ से लड़ो। इसी दौरान इनकी पार्टी जो थी फॉरवर्ड ब्लॉक, इन्होंने एंटी वॉर प्रोपेगेंडा शुरू किया कि हम युद्ध आपकी तरफ से नहीं लड़ेंगे। इसी कारण से सुभाष चंद्र बोस और उनके फॉलोअर्स को अरेस्ट कर लिया गया और इनको जेल में डाल दिया गया सरकार के द्वारा। और जब ये जेल में थे तो ये भूख हड़ताल पर बैठ गए। यानी कि इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी सुभाष चंद्र बोस ने, और इनकी हेल्थ काफ़ी बिगड़ गई। इस कारण से सरकार को इनको फ्री करना पड़ा। लेकिन फ्री करने का मतलब इनको बिल्कुल नहीं छोड़ा गया, इनको जेल से निकाल कर इनको घर पर ही नज़रबंद कर दिया गया, घर पे ही इनको अरेस्ट कर लिया गया। 17 जनवरी 1939 की बात है। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो हाउस अरेस्ट, यानी कि घर पर इनको जब अरेस्ट किया गया था, घर पे नज़रबंद रखा गया था, वहाँ से ये भेष बदल कर, डिस्गाइज हिमसेल्फ एज पठान, एक पठान के रूप में भेष बदल कर ये वहाँ से निकल गए। अब वहाँ से ये बर्लिन पहुँचे, पेशावर, काबुल और मॉस्को होते हुए। यानी कि पठान के बेस में ये अपने घर से उड़ीसा में जहाँ थे ये वहाँ से निकले बेस बदल कर, ताकि अंग्रेज़ सरकार, अंग्रेज़ इनको पहचान ना सकें। फिर वहाँ से ये गए पेशावर, पेशावर से काबुल गए, काबुल से मॉस्को गए और मॉस्को से बर्लिन पहुँचे, बर्लिन जो कि जर्मनी में है। और वहाँ जाकर इन्होंने बर्लिन रेडियो के ऊपर स्पीच दी, और ये स्पीच सुनकर ब्रिटिशर्स तो शॉक्ड रह गए, वो तो हक्के बक्के रह गए। और बर्लिन, जर्मनी से ये जापान गए सुमात्रा होते हुए। तो देखिए इनका रास्ता कितना लंबा रहा। बर्लिन पहुंचे, बर्लिन से ये जापान गए सुमात्रा के रास्ते। जर्मनी और जापान और फाइटिंग अगेंस्ट इंग्लैंड। अब ये जर्मनी और जापान क्यों गए? क्योंकि जर्मनी और जापान जो थे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे, और सुभाष चंद्र बोस इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते थे। इन्होंने जाकर हिटलर से मुलाकात की, और जापान के प्राइम मिनिस्टर जो थे तोजो, उनसे भी इन्होंने मीटिंग की, और इन्होंने पूरा भरोसा दिलाया कि हम जापान की पूरी मदद करेंगे, जर्मनी की पूरी मदद करेंगे। और बदले में जब आप देखिए, जब इंग्लैंड से हमको भी आज़ादी चाहिए और जर्मनी और जापान का भी इंग्लैंड दुश्मन है, तो हम लोग जो थे वो जापान और जर्मनी की मदद करके हम उनकी फेवर ले सकते थे। तो ऐसा ही इन्होंने सोचा, और इसीलिए ये जर्मनी और जापान की यात्रा पर गए। देन एज द चीफ ऑफ आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी, एंड इंडियन सोल्जर फ्रॉम द ब्रिटिश आर्मी कैप्टन मोहन सिंह फॉर्म्ड आज़ाद हिंद फौज। कैप्टन मोहन सिंह जो थे उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई, जिसको हम इंडियन नेशनल आर्मी INA के नाम से भी जानते हैं। और ये जो बनाया गया विद द हेल्प ऑफ इंडियन सोल्जर्स। अब हुआ यूँ था कि वर्ल्ड वॉर 1 के समय, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के समय बहुत सारे भारतीय सोल्जर्स थे जिनको बंदी बनाया गया था। क्योंकि देखिए अंग्रेज़ जो थे वो भारत पे रूल कर रहे थे, और अंग्रेज़ चाहते थे कि हम लोग भी उनकी तरफ से लड़े। तो हमारे जो सोल्जर्स थे वो लड़ रहे थे अंग्रेज़ों की तरफ से। तो बहुत सारे ऐसे सोल्जर्स थे हमारे जिनको जापान ने और जर्मनी ने बंदी बना रखा था, प्रिजनर्स ऑफ वॉर जिसको कहा था, वॉर प्रिजनर्स। तो जब हमारे
सुभाष चंद्र बोस उनसे जाकर मिले तो वो अग्री हो गए इस बात पे। हमने उनको भरोसा दिलाया कि हम आपकी तरफ से लड़ेंगे, हम अंग्रेज़ों की तरफ से नहीं लड़ेंगे। तो ऐसे में जापान और जर्मनी जो थे, इनके पास जितने भी हमारे सैनिक थे, इन्होंने उन सैनिकों को रिहा कर दिया। और उनमें एक सैनिक थे कैप्टन मोहन सिंह, उन्होंने एक आर्मी बनाई, जो कि वहाँ पर सोल्जर्स दूसरे भी पकड़े गए थे, उन सबको मिलाकर एक आर्मी बनाई जिसको नाम दिया गया आज़ाद हिंद फौज। ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जापानीज गवर्नमेंट एंड द रस बिहारी बोस, मोहन सिंह हैड टू रिजाइन। अब जापानीज गवर्नमेंट और रस बिहारी बोस के साथ कुछ मतभेद थे, इस कारण से मोहन सिंह ने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। द फ्यूचर ऑफ आज़ाद हिंद फौज become blurred with the general consent. Ras Bihari Bose appointed Subhash Chandra Bose as the chief of Azad Hind Fauj on 4th July 1943। अब मोहन सिंह ने आर्मी बनाई थी लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया। इसके बाद रस बिहारी बोस आए और रस बिहारी बोस ने सहमति से, आपसी सहमति से सुभाष चंद्र बोस के हाथ में आज़ाद हिंद फौज की बागडोर संभला दी उनको 4 जुलाई 1943 को। He was also given the honorary title of नेताजी। इसके साथ साथ उनको एक टाइटल दिया गया नेताजी, इसीलिए आज हम सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से भी जानते हैं। अब नेताजी ने स्लोगन दिए, 2 नारे दिए हमें, चलो दिल्ली और जय हिंद। ये दोनों नारे जो थे ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हमें दिए गए थे। He toured the countries of Southeast Asia and appealed the Indians living there to sacrifice everything for the freedom of the country. He said to the people, "You give me blood, I'll give you freedom." The slogan gave us new impetus to the freedom struggle. अब इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज थे, अलग अलग देश थे, वहाँ पर इन्होंने यात्रा की और वहाँ पर रहने वाले जितने भी भारतीय थे उनसे अपील की सुभाष चंद्र बोस ने कि आप लोग अपना सब कुछ कुर्बान कर दीजिए देश की आज़ादी के लिए, इनकी देश को आज़ाद करने के लिए आप सब कुछ कुर्बान कर दीजिए। तो ऐसे में इन्होंने एक नारा दिया जिसका जो है, यू गिव मी ब्लड आई गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इस नारे ने लोगों के अंदर एक नया जज्बा भर दिया, एक नया उत्साह भर दिया। यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे हैं, एक फोटो देख रहे हैं जो कि बहुत ही पुरानी है, जिसमें आप बीच में 2 देख रहे हैं, ये है सुभाष चंद्र बोस और ये उनकी पूरी टीम है। अब हम बात करेंगे प्रोविजनल गवर्नमेंट की। सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने आरजी हुकूमत ए आज़ाद हिंद बनाई। आरजी हुकूमत ए आज़ाद हिंद का मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि भारत पर रूल करेगी, जो कि प्रोविजनल गवर्नमेंट कहा जाता है, जबकि भारत के ऊपर उनका रूल नहीं था, भारत के ऊपर अंग्रेज़ों का रूल था, लेकिन फिर भी हमने एक गवर्नमेंट बनाई जिसको कहा जाता है आरजी हुकूमत। इसको बनाया था सिंगापुर के अंदर अक्टूबर 1943 में और इसके ही टुक चार्ज एज द चीफ ऑफ द आर्मी, और ये उस गवर्नमेंट के आर्मी के चीफ बन गए। दिस गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड अ वॉर अगेंस्ट इंग्लैंड एंड अमेरिका, और ये जो गवर्नमेंट थी, इस गवर्नमेंट ने इंग्लैंड और अमेरिका के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। अब हम देखेंगे रोल ऑफ आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज वॉज रीऑर्गेनाइज्ड बाय सुभाष चंद्र बोस आफ्टर ही बिकेम द चीफ ऑफ आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद। आज़ाद हिंद फौज जो थी वो बिखर चुकी थी, लेकिन उसको फिर से सुभाष चंद्र बोस ने एक किया, फिर से इनको एकत्रित किया, एंड प्रॉपर ट्रेनिंग वॉज गिवन टू द सोल्जर्स एंड द आज़ाद हिंद फौज वॉज डिवाइडेड इनटू वेरियस बटालियंस। अब लोगों को, जो सोल्जर्स थे, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई और फिर आज़ाद हिंद फौज को छोटी छोटी बटालियंस के अंदर अलग अलग टुकड़ियों में बांट दिया गया। आज़ाद हिंद फौज जो थी उसको 4 मेन बटालियंस में बांटा गया था बोस के द्वारा, जिसको नाम दिया गया था गांधी, सुभाष, नेहरू और आज़ाद। स्पेशल एंड सेपरेट बटालियन नेम झांसी की रानी, एक और स्पेशल बटालियन बनाई गई थी जिसका नाम था झांसी की रानी, जिसको सिर्फ फीमेल्स, जिसके अंदर सिर्फ महिलाएं थी, और इसकी जो लीडर थी, इसको लीड किया था कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने। आज़ाद हिंद फौज सिक्योर्ड विक्ट्री एट वेरियस फ्रंट्स इन द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया लाइक अराकान एंड इम्फाल। अब आज़ाद हिंद फौज ने जब भारत पर अटैक किया, यानी कि अंग्रेज सरकार के खिलाफ जब वो लड़ रहे थे, तो लड़ते हुए ईस्टर्न पार्ट से उन्होंने शुरू किया था। अराकान और इम्फाल जैसी जगहों पर उन्होंने कब्जा कर लिया। ये भारत के ही पार्ट थे और अंग्रेज सरकार को यहाँ से भगा दिया गया। लेटर ऑन द फौज वॉज फोर्स टू रिट्रीट ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई एंड हैवी रेन। लेकिन जल्द ही बहुत ज़्यादा खाने की सप्लाई की शॉर्टेज होने लगी और बहुत तेज़ बारिश थी, जिस कारण से फौज को पीछे लौटना पड़ा। अमेरिका ड्रॉप्ड न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन जापान एंड जापान सरेंडर्ड। और उसी दौरान आपको पता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब यानी कि परमाणु बम से हमला किया गया अमेरिका के द्वारा जापान के 2 शहरों पे, नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर। तो अमेरिका ने जब जापान के ऊपर बम गिराए, तो बमों के गिरने के बाद जापान जो था वो पूरी तरीके से टूट चुका था और जापान ने सरेंडर कर दिया, यानी कि अपनी हार मान ली। The dynamics of the war changed and the future of Azad Hind Fauj became hazy. 4,000 soldiers died and 25,000 soldiers were arrested.
अब जब जापान, क्योंकि हमको सपोर्ट कौन कर रहा था पीछे से, सिर्फ जापान सपोर्ट कर रहा था, यानी कि हमारे सैनिकों को खाना पानी और जो हथियार थे वो सब जापान के द्वारा मुहैया करवाए जा रहे थे। लेकिन जब जापान के ऊपर बम गिरे तो जापान ने सरेंडर कर दिया, और इसी के साथ जो हमारी आज़ाद हिंद फौज थी उसका फ्यूचर भी अंधकार में दिखने लगा। और ऐसा होने के बाद लगभग 4000 हमारे सोल्जर्स जो थे आज़ाद हिंद फौज के वो मारे गए और 25,000 सोल्जर्स को अरेस्ट किया गया। Netaji had taken a vow that he will not enter the subjugated India. Netaji left Rangoon and Bangkok and moved ahead by air. As per the reports published by the Japanese government, his plane that took off from Taipei airports of Formosa on 18th August 1945 crashed and Netaji, being seriously burned, succumbed to death. नेताजी जो थे उन्होंने कसम खाई थी कि वो गुलाम इंडिया, यानी कि जब तक अंग्रेज़ों के रूल में है भारत तब तक वो, यानी कि भारत आज़ाद नहीं होता है तब तक वो देश के अंदर कदम नहीं रखेंगे। इसीलिए वो रंगून से बैंकॉक चले गए और फिर वहाँ से आगे वो जा रहे थे। और जापानीज़ गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट के द्वारा जब वो हवाई यात्रा कर कर आगे जा रहे थे, उनका प्लेन जो था वो ताइपे एयरपोर्ट ताइपे एयरपोर्ट से जब उनके प्लेन ने उड़ान भरी 18 अगस्त 1945 को, तो ऊपर उड़ते ही कुछ ही देर बाद उनका प्लेन जो था वो क्रैश हो गया। और क्रैश होने के बाद कहा जाता है कि इस प्लेन में नेताजी जो थे ये बुरे तरीके से जल चुके थे, पूरी तरीके से इनकी बॉडी झुलस चुकी थी और इनका जो इलाज करने के दौरान इनकी मृत्यु हो गई, ऐसा जापानीज़ गवर्नमेंट के द्वारा एक रिपोर्ट में कहा गया है। बट इसके बारे में अभी भी कोई पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं है। तो ये था हमारा चैप्टर। होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।